नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तराखंड में 2000 के पार कोरोना के केसेस। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस बढ़कर आपको बता दें 2069 हो चुके हैं और उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस 777 हैं और अभी तक 1262 कोरोना के मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से 57 नए केसेस सामने आए हैं। खबर देहरादून से, जहां सहारनपुर और दिल्ली से सब्जियों और फलों की सप्लाई बंद हुई है। आपको बता दें, आड़त सब्जी मंडी में कोरोना के बाद में ऋषिकेश भी चपेट में है। ऋषिकेश में भी मंडराने लगा है, सप्लाई बंद होने का खतरा। ऋषिकेश सब्जी मंडी में अध्यक्ष सहित 7 कोरोना संक्रमित हैं। ऋषिकेश सब्जी मंडी 24 तक के लिए बंद कर दी गई है। कोरोना का संक्रमण देहरादून सचिवालय भी पहुंचा। एक महिला समीक्षा अधिकारी संक्रमित हुई। एक निजी अस्पताल के 2 स्टाफ में भी कोरोना का संक्रमण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2026 हुई। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स ऋषिकेश में 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव में 2 मरीज स्थानीय हरिद्वार निवासी 62 वर्षीय व्यक्ति बीते मंगलवार को एम्स ओपीडी में आया था। 67 वर्षीय व्यक्ति लीवर की समस्या लेकर एम्स आया था। कोटद्वार में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गोविंद नगर के एक ही परिवार से 5 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई। पहले 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसमें प्रशासन ने गोविंद नगर क्षेत्र को सील कर दिया था। अब उन्हीं के परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई। गोविंद नगर में 5 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन ने क्षेत्र में जांच की गति को बढ़ावा दिया था। गोविंद नगर के स्थानीय निवासी प्रशासन के कार्यों से खुश नहीं है, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। क्षेत्र में खाना पूर्ति के लिए सैनिटाइज करके उसका छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन का अगर यही रवैया रहेगा तो कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। रिपोर्ट है जो भाटिया बंधु फैमिली थी, पहले उनमें से 2 माँ और बेटे को आया था। उसके बाद जब लगभग 43 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनके टेस्ट हुए तो उसमें से अभी 3 और पॉजिटिव आए। आपकी न्यूज़ और हमारी न्यूज़ एक जैसी है। और गोविंद नगर में से ही वह 5 लोग हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले। लगभग हर गली में रोज़ सैनिटाइज किया जाए, हर गली को, हर मोहल्ले में, मकान को। और मैं क्षेत्रवासियों और प्रशासन गंभीरता से इसको लेगा तो शायद ये ब्लास्ट होने की स्थिति रुक सकती है। नहीं तो ये रोग, आपको भी पता, छुआछूत का रोग है। जो आदमी दूसरे के संपर्क में आएगा ये रोग फैलता चला जाएगा। देखिए, जो अभी तक की रिपोर्ट है, जो गोविंद नगर इलाके में जो कोविड संक्रमण का प्रकरण आया था, उसको देखते हुए पहले ही एहतियात के तौर पे पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जो गोविंद नगर के संबंधित जो कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसको फिलहाल सीज किया गया है और वहाँ पे फुल सैंपलिंग चल रही है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो रैंडम टेस्ट किट हैं, उनके माध्यम से भी आज सैंपलिंग कराई जा रही है और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर इस पर आगे के लिए विचार किया जाएगा। तो गोविंद नगर में तो कितने केस आगे होंगे? गोविंद नगर में भी हमारे पास जो एक ही परिवार से संबंधित 5 पॉजिटिव जो सैंपल रिपोर्ट आई है, 5 लोगों की सैंपल रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। इसी आधार पर एहतियात के तौर पर वहाँ पे पाबंदियाँ रहेंगी। कैबिनेट की अहम बैठक में 18 विषयों पर चर्चा की गई। कोरोना काल में बढ़ाया गया बसों का किराया। कोरोना काल में दोगुना किया गया बसों का किराया। नुकसान की भरपाई के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का नुकसान हो रहा। उत्तराखंड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी की तरह मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक की जा पाएगी। कैबिनेट में क्या क्या बड़े फैसले किए गए, आपको विस्तार से बताते हैं। राज्य सरकारी और सार्वजनिक चीनी मिलों के लिए बाजपुर में बनेगा पीपी मोड में एथेनॉल प्लांट। आप
आपदा प्रबंधन अधिनियम की गाइडलाइन संशोधित की गई है। छोटे पुल, पेयजल लाइन, चेक डैम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी होंगे। उत्तराखंड मोबाइल टावर नियमावली संशोधित की गई। किराया 500 रुपए से घटाकर शहर में 100 और गांवों में 50 रुपए किया गया। उत्तराखंड नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी। एग्रीगेट पॉलिसी को मंजूरी। ओला उबर की तर्ज पर बन सकेगी एजेंसियां। यात्री की सुरक्षा और लाइसेंस की शर्त भी तय की गई है। खबर देहरादून से, जहां कांवड़ यात्रा पर अभी तस्वीर साफ नहीं। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर संशय। कैबिनेट बैठक में की गई कांवड़ यात्रा पर चर्चा। तीनों राज्यों के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। जल्द उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा के सीएम बात करेंगे। सुझावों के आधार पर ही कांवड़ यात्रा पर फैसला किया जाएगा। देहरादून से खबर, जहां वन्यजीव प्रतिपालक के खिलाफ में खुला मोर्चा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रतिपालक के खिलाफ में विधायक ने मोर्चा खोला। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने उठाई प्रतिपालक के ट्रांसफर की मांग। विधायक ने वन मंत्री को पत्र लिखकर उठाई ट्रांसफर की मांग। वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कोमल सिंह पर लगा विवादास्पद वार्डन होने का तमगा। मनमानी करने, अधीनस्थों से अभद्रता करने का भी आरोप लगा। विधायक ने ऊंची पहुंच की वजह से मनमानी करने का आरोप लगाया। विधायक के शिकायती पत्र पर मांगी गई विभाग से रिपोर्ट। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने कहा, मांगी जाएगी रिपोर्ट। पूर्व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डीबीएस खाती भी कर चुके हैं शिकायत। कर्मचारी संगठन भी लगा चुका है प्रतिपालक के खिलाफ मनमानी करने की शिकायत। तमाम सवाल न्यूज वन इंडिया जो खड़े करता है। वार्डन कोमल सिंह पर क्यों लग रहा मनमानी और विवादास्पद वार्डन होने का ठप्पा? वार्डन कोमल सिंह के सर पर किसका हाथ है जो वो मनमानी कर रहे? सरकार की ही विधायक को क्यों खोलनी पड़ी वार्डन के खिलाफ में मोर्चा? आपको बता दें, वार्डन कोमल सिंह सवाल पूछने पर मीडिया को ठेंगा दिखाते हैं। वार्डन कोमल सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कौन सी ऊंची पहुंच के चलते बचते आए हैं वार्डन कोमल सिंह? तो प्रतिपालक के खिलाफ में विधायक ने मोर्चा खोला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने उठाई है ट्रांसफर की मांग। तो वार्डन को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हुए हैं। मनमानी लगातार करते हैं। प्रतिपालक डीबीएस खाती भी कार्रवाई कर चुके हैं। लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं। देहरादून से ये खबर, वन्यजीव प्रतिपालक के खिलाफ में मोर्चा खोला गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रतिपालक के खिलाफ में विधायक ने ही मोर्चा खोला। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने उठाई प्रतिपालक के ट्रांसफर की मांग। विधायक ने वन मंत्री को पत्र लिखकर ट्रांसफर की मांग उठाई। वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कोमल सिंह पर लगा विवादास्पद वार्डन होने का तमगा। मनमानी करने और अधीनस्थों से अभद्रता करने का आरोप लगा। न्यूज वन इंडिया रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ में इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? किस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल सृष्टि, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो वार्डन है राजाजी पार्क के, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इनका बड़ी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है सृष्टि, लेकिन इनका स्थानांतरण तक अभी तक नहीं हुआ है। जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 5 साल से जब से इनका कार्यकाल है, उसके बाद से लगातार कई मामले इस तरीके के हो चुके हैं जो विवादास्पद हैं। इनके कार्यकाल, इनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। और यहाँ तक कि प्रमुख जो वन संरक्षक हैं उन तक ने इनके मामले में चिट्ठियां लिख रखी हैं। पिछले जो प्रमुख वन संरक्षक रहे हैं और अपर मुख्य सचिव तक को लिखी थी। और सबसे जो बड़ी बात है सृष्टि इस मामले में कि जो ये वार्डन है कोमल सिंह, इनके खिलाफ जो अवैध शिकारी होते हैं वन्य जीवों के, उनके साथ साठ गांठ के आरोप हैं। और ये बड़े आरोप हैं। और
कई तो उदाहरण के 7 आरोप हैं। जो एक तुर्की निवासी ने शिकायत की थी 2016 के मामले में, जिसकी बाद में जांच हुई और बेरीवाड़ा का मामला हुआ, रसूलपुर का मामला हुआ, जहां पर अवैध शिकार हुआ था और खुद ही कोमल सिंह भी उसकी टीम के एक सदस्य थे जो जिन्होंने कॉम्बिंग की थी। लेकिन इन पर कई आरोप लगे, लापरवाही करने के, लीपापोती करने के, साठगांठ करने के। इन तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम शिकायतों के बावजूद कई अफसरों ने लिखा, वन उप निदेशक ने लिखा जो राजा जी पार्क रहे, और अधिकारियों ने भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एक स्थानांतरण जैसे एक विवादास्पद अधिकारी के, एक ऐसा अधिकारी जिसके खिलाफ न केवल कर्मचारी संगठनों ने बल्कि आम जनता ने, जो वनों से संबंधित जागरूक जनता है, और खुद विभागीय अफसरों ने भी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन एक ट्रांसफर जैसी कार्रवाई तक नहीं हो रही। ठीक तो है, बड़ा सवाल आखिरकार है फहीम, कि विधायक ने खुद इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल रखा है, तो सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? किसका शय है, किसका हाथ है, या कितनी इतनी ऊंची पहुंच हो चुकी है कि वार्डन के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है? बिल्कुल, देखिए, अब ताजा इस मामले में मोर्चा खोला है विधायक ने, विनोद चमोली ने, और इस जो उनकी शिकायत को लेकर, ट्रांसफर की मांग को लेकर हमने बात की थी जो अपर मुख्य सचिव वन के आनंद वर्धन, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि मंत्री की सिफारिश के, मंत्री की संस्तुति करके कार्रवाई के लिए चिट्ठी आई है, लेकिन वन मुख्यालय से, वन विभाग से इसकी आख्या मांगी जाएगी और उसके बाद ही इसमें कुछ एक्शन को लेकर के जो है वो कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो लेकिन वही बात जो अगर हम देखें कि पिछले 5 साल से जितनी चिट्ठियां देखते हैं शिकायतों की कार्रवाइयों को लेकर के, वही ठीक है, चलिए हम आएंगे आपके पास में। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। देखिए, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आखिरकार वार्डन के खिलाफ में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है, जब इनके खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है? देखिए, जो शिकायत आती है, हाँ, उसको संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजा जाता है कार्रवाई के लिए, जी, जांच के उपरांत। ठीक है, किसी भी कागज पे, किसी भी पत्र पे बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये आप भी समझते हैं। जी बिल्कुल। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब विधायक साहब ने मोर्चा खोला है, इससे पहले कर्मचारी भी आवाज उठा चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन आरोप बार बार विभाग पर भी यही लग रहा है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही इनका ट्रांसफर हुआ है। तो ये जांच क्या अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया, शुरू नहीं की गई, या जांच कब की जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं सर। नहीं मैडम, देखिए, जब तक से कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं आएंगी, फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आएंगी, आप किसी ऐसी चीजों पे बिना फैक्ट्स के, बिना ग्राउंड्स के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो जब कोई रेफरेंस आता है गवर्नमेंट में, तो वो जो विभागाध्यक्ष होते हैं, जो एचओडी होते हैं, उनके पास कार्रवाई के लिए भेजी जाती है। सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी ये जो विधायक साहब ने इनके खिलाफ में शिकायत की है और रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है, क्या ये चीजें आगे पहुंची हैं, जो एचओडी हैं उनके तक पहुंचाई गई हैं, और इस मामले पर किसी प्रकार की कोई जांच बैठेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं होता है। अगर किसी पर आरोप लगा है तो आप भी समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये सामान्य है कि भ्रष्टाचार बहुत जगह है। जब कोई कागज आता है, उस पर जब तक से आप इंक्वायरी करके फैक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं ले लेते हैं, हाँ, तो आप किस आधार पे कार्रवाई करेंगे, ये बताइए। ठीक है सर। सर प्लीज आप until unless you have the facts, until unless you have all the grounds, then only you can take a call, then only ठीक you है can take सर, an आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। देहरादून से ही हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में मौजूद हैं, वो ज्यादा इस पूरी खबर की डिटेल्स जानते हैं। फहीम, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें प्रमुख सचिव वन से तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आनंद वर्धन साहब कह रहे हैं कि अभी विधायक जी ने जो चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है, उसकी आख्या मंगाएंगे मुख्यालय से, ठीक बात है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से लगातार अलग अलग स्तर पर जो घटनाएं घटी हैं, वन्य जीवों का शिकार हुआ है, उसके मामले में प्रतिपालक के खिलाफ शिकायतें होती रही हैं। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं? क्या ट्रांसफर जैसी कार्रवाई, ये कदम उठाने के लिए भी इतनी लंबी जांचों की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, ट्रांसफर और कार्रवाई का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी ने कोई गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, ट्रांसफर इज नो सॉल्यूशन। ओके, अगर कोई प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश हो जाता है कि किसी ने कोई इरेगुलरिटी की है, कोई गड़बड़ी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ही एक उचित रास्ता होता है।
फहीम। ठीक है आनंद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सृष्टि में एक बात ये उठती है कि जी। ट्रांसफर ठीक है कि वो उस तरीके का पनिशमेंट नहीं माना जाता, लेकिन जिस पोस्ट पर रहते हुए आरोप लगते हैं जी। तो सामान्यतः विभागों में उस पोस्ट से हटा करके दूसरी पोस्ट पर रख दिया जाता है ताकि जांच भी प्रभावित ना हो, सही तरीके से जांच हो। वो एक तरीके की कार्रवाई मानी जाती है कि भाई जी। शिकायत है, आपको हम ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जांच में अगर चीजें आप गिल्टी पाए जाएंगे तो फिर दूसरी कार्रवाइयां होंगी। तो ठीक है ये एक बिल्कुल। बड़ा सवाल है क्योंकि लंबे समय से आनंद जी देखिए यही सवाल है सर कि आपने कहा कि अभी जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं, कोई चीज साबित नहीं हो जाती है, हम सजा का ऐलान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो शिकायतें लगातार आई हैं उसमें क्या कोई कार्रवाई की गई, कोई जांच बिठाई गई जिसमें यह पाया गया हो कि हाँ वो दोषी नहीं थे, ये अननेसेसरी कंप्लेंट्स आ रही थी? मैडम फहीम जी जो कह रहे हैं, अगर उस तरह की जांच रिपोर्ट या कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट में आती है तो डेफिनेटली उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है श्री कोमल सिंह के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट, कोई भी उस प्रकार की रिपोर्ट विभाग से शासन में नहीं आई है, क्योंकि अभी मैं ऑफ हैंड ही बता सकता हूँ। हाँ। बाकी डिटेल्स तो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही बताया जा सकता है। अगर आप यही मुझे एक दिन पहले बता देते तो मैं डिटेल के साथ रहता आपके फोनों पे। आपने तो ऑफ हैंड इस तरह से पूछा है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, अब वॉक करते समय ऑफ हैंड में आपको बता रहा हूँ जितनी मुझे जानकारी है। नहीं सर, मतलब फिर तो हम यही समझे कि जितनी कंप्लेंट्स इससे पहले आई हैं वो सारी कंप्लेंट्स फिर फर्जी थी, या तो उनके खिलाफ में कोई प्रूफ नहीं था, कोई भी कंप्लेंट को लेकर जांच नहीं हुई अभी तक, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला कितना गंभीर है आप खुद ये बात जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कंटिन्यू आरोप लगते हैं सर, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हाँ। कुछ हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ। अभी ऑफ हैंड में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बिल्कुल आनंद जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं। आपके पास में जब कागज होंगे, जो भी चीजें होंगी, हमारे रेजिडेंट एडिटर वहीं पर मौजूद हैं, वो लगातार आपके भी संपर्क में बने रहेंगे और हम जरूर उम्मीद करेंगे कि विभाग इस पे दूध का दूध और पानी का पानी जैसी कार्रवाई जरूर करे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही अपने दर्शकों को भी हम लगातार बता दें कि वार्डन कोमल सिंह जिनके ऊपर ये आरोप लगातार लगे हैं, उनसे हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये कहा जा रहा है कि वो फर्जी हैं, तो कृपया करके वो सामने आकर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते और वो कम से कम अपने थोड़ी बहुत क्लेरिफिकेशन जरूर देते कि उनके ऊपर आखिरकार भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप अभी तक क्यों लग रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लगातार कांटेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन वो फोन पर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल फहीम आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। आनंद वर्धन जी भी कह के गए हैं कि आपसे वो कांटेक्ट में रहेंगे और जो भी डिटेल्स होंगे हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में चली हवाएं और बारिश हुई। आपको बता दें दून घाटी के कई इलाकों में तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। मानसून की आहट उत्तराखंड में दिखाई देने लगी है। दोपहर तक काफी तेज गर्मी लोगों को सहन करनी पड़ी। आसमान में बादल घिरने से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल ने कोविड के मरीजों के लिए व्यवस्था की जानकारी ली है। सामान्य मरीजों के लिए क्या क्या व्यवस्था है, राज्यपाल ने जानकारी ली। मरीजों से वीडियो कॉल पर बात करते भी राज्यपाल ने मनोबल बढ़ाया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने डॉक्टर और नर्सेस का मनोबल बढ़ाया। ग्राफिक करा क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खबर देहरादून से, जहां युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने चीन के खिलाफ में नारेबाजी की। चाइना के सामानों को जलाकर चीन के खिलाफ में जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। आपको बता दें प्रदर्शनकारियों ने लोगों से भी चीन के सामानों के बहिष्कार करने की मांग की। कांग्रेस भवन परिसर में युवा कांग्रेसियों ने चीन के खिलाफ में प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद
हरिद्वार में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। आपको बता दें, पिछले काफी अरसे से अपनी मांगों को लेकर महिलाएं आंदोलनरत रही हैं। ताजा मामला कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने हरिद्वार जिले में आशा कार्यकर्तियों को कोरोना महामारी के दौरान घर घर जाकर सर्वे का कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, जिसका आशा कार्यकर्तियों ने विरोध कर दिया है। जिले भर की आशा कार्यकर्ती महिलाएं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंची। जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन को कलेक्ट्रेट में मौजूद रजिस्ट्रार को सौंपा गया। आशा कार्यकर्ती महिलाओं का कहना है कि कोरोना महामारी में हमें दिए गए सर्वे के कार्य को सुरक्षा कारणों के चलते हम नहीं करेंगे। हम कोविड-19 के सर्वे का कार्य अभी नहीं करेंगे जब तक सरकार और प्रशासन हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस पहल नहीं उठाती है। जिस समय आशा में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, हमारे को जब बच्चा काम दिया गया था, क्योंकि पहले सर घरों में डिलीवरी होती थी, तो सर हमें कहा गया था कोई भी प्रसव जो है घर में नहीं होना चाहिए, मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु का ध्यान रखना है और आप लोगों को इस चीज़ को बढ़ावा देना है। हमारे सर कहा गया था इस काम के लिए आपको 9 महीने बाद 600 रुपये दिया गए, 1400 लाभार्थी दिया गया। ठीक है सर, हम कर रहे थे, हमें सर कोई टाइम पर पैसा नहीं मिला। उसके बाद सर हमें काम पे काम सर्वे भी आ गया, फिर हमारे पास टीवी वाला भी आ गया, फिर हमारे पास बुजुर्ग वाला, सर बहुत काम दे दिए गए जिसका सर हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा। सर हम तो केवल या तो हमें जिसके 600 रुपये मिल रहा, सर हम वो काम करेंगे। कोई सुविधा नहीं मिल रही हमारे को ना सैनिटाइजर दिया गया, ना हमारे को मास्क दिए गए, ना ग्लव्स दिए गए। और तो सर हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग आ रहे हैं क्वारंटीन कराने, हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ पंगा हो रहा, कोई टीम वहाँ नहीं पहुँच रही है, कोई सैंपल के लिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है। हमारे सर पड़ोस में और पंगा हुआ जा रहा है। कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। और सैलरी का क्या प्रावधान है आपका? सर कोई सैलरी नहीं कहेंगे। अगर हमारे साथ ऐसे ही रहा तो सर हम केवल जच्चा बच्चा की देखभाल करेंगे, डिलीवरी का टीकाकरण कराएंगे। वरना सर जब एक डॉक्टर की सैलरी कम से कम 1,80,000 है, सर हमारा कम से कम 25,000 रुपये सैलरी दी जाए, 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, और सर 5 लाख का इंश्योरेंस और TDA दिए जाए। काशीपुर का सरकारी अस्पताल उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब मरीज को देखने को लेकर राजकीय चिकित्सक और संविदा चिकित्सक के पति के बीच में विवाद शुरू हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में नेत्र विभाग में राजकीय चिकित्सक डॉक्टर कमेश राणा और संविदा पर तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर गीतांजलि के बीच में मरीज को देखने और प्राइवेट लड़के द्वारा काम कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके चलते महिला चिकित्सक डॉक्टर गीतांजलि ने अपने पति और अन्य लोगों को सरकारी अस्पताल में बुला लिया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल अखाड़े में तब्दील हुआ, जहां डॉक्टर कमेश राणा और डॉक्टर गीतांजलि और उनके पति के बीच में मारपीट शुरू हो गई। चिकित्सकों में मारपीट की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौजूदा लोगों ने चिकित्सकों के बीच में हो रही मारपीट को छुड़ाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे आई सर्जन हैं उनके और डॉक्टर गीतांजलि और उनके हस्बैंड के बीच में जो झगड़ा हुआ है, हाथापाई जो हुई है, उसमें जो है हमारी तरफ से जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ जो है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण अभी पूरी तरह से मुझे पता नहीं चल पाया है क्या विवाद है इनका आपस में, लेकिन जो है जिन्होंने अपने एजेंट रख रखे हैं जो सरकारी डॉक्टरों को खराब बता के मरीजों को बाहर ले जाने का काम करते हैं कि यहाँ सरकारी में सुविधा नहीं है, यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही थी। हमने उस एजेंट को देखा, हमने रोका, उसे मना किया, तो उसने कुछ बाहर के लोग बुलाए। एक यहाँ कॉन्टैक्ट बेसिस की डॉक्टर, उसका पति आया, उसका ससुर आया, उन्होंने आते ही मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा हम तो बहुत यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, फलाने के नेता हैं, यहाँ के लोकल हैं, तुम्हें यहाँ से हटवा देंगे, भगा देंगे। ये तो सर आपने अपने CMS को, विभाग को इन्फॉर्म कर दिया। खबर नैनीताल से, जहां योजनाओं का प्रचार छोड़ फैशन शो करवाती दिखी मंत्री की बहू। हाईकोर्ट ने आरक्षण गिरावट उनकी पुत्रवधू को नोटिस भेजा। हल्द्वानी निवासी ने जनहित याचिका डालकर शिकायत की थी। अमित पांडे ने बोर्ड की गतिविधियों की जांच की मांग की थी। मंत्री की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई का NGO श्रमिक बोर्ड से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने का ऐलान किया है।